नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को इस शो में हम करते हैं शामिल। तो आप भी जुड़ सकते हैं शो के साथ एक सिंपल से तरीके के थ्रू। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज दीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ dstreetwinners.com की रचना वैद्य मौजूद हैं। रचना से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में आज क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। फेड के आउटकम से पहले बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरकर 55,268, तो निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 318 पॉइंट गिरकर 36,409 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में दबाव ज्यादा था आज के सेशन में, और जो ज्यादातर बिकवाली थी वो आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। रियल्टी और मेटल स्टॉक्स पर भी आज दबाव ही रहा। एफआईज की ओर से बिकवाली हुई अगेन 1548 करोड़ की। डीआईज ने लगभग 1000 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये तो रहा आज मार्केट का हाल, लेकिन कल के लिए व्यू क्या रहेगा रचना से पूछ लेते हैं। रचना नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कल के लिए एक आउटलुक। पहले तो ये 6 दिन की तेजी के बाद लगातार दूसरा सेशन जब प्रेशर था, डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज को मार्केट वॉच कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक ही क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। अब क्या व्यू रहेगा इन लेवल से? जी गुड इवनिंग। और मेरा व्यू ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में जो अपस्विंग चल रहा था वो एज ऑफ नाउ होल्ड पे आ चुका है। एंड अभी जो निफ्टी पे फ्यूचर्स पे सपोर्ट बनता है वो यहाँ से थोड़ा सा फर्दर दूर वाला जो सपोर्ट है वो ज्यादा रिलायबल रहेगा, जो कि 16,250 और 200 के बीच में आता है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो उसमें भी जो रिलायबल सपोर्ट जिसको कह सकते हैं वो यहाँ से काफी नीचे है, करीब करीब 35,400 से 500 के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन स्विंग को कंटिन्यू होने की निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे उम्मीद बनानी पड़ेगी। ओके चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर बातचीत हुई, लेकिन अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर भी। और अर्निंग्स के हिसाब से एलएनटी फोकस में रहेगा, क्योंकि एलएनटी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 1174 करोड़ से बढ़कर 1702 करोड़ रहा है। अनुमान हालांकि 1734 करोड़ के आसपास का था, तो एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा नीचे ये मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। अगर बात करेंगे आय की, तो कंसोलिडेटेड आय 35,853 करोड़ रही है। ये आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर था। एबिटा 4000 करोड़ के आसपास आया है, और ये भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा बेटर साइड पर रहा है। एबिटा मार्जिन्स भी आपको बता दें तो ये 10.8% से बढ़कर 11.04% पर रहे हैं। अगेन एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आंकड़े रहे हैं। तो पहले तो एलएनटी पर एक राय ले लेते हैं। इसने मार्केट की वीकनेस में तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया रचना। आज भले ही ये थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले कुछ महीने की परफॉर्मेंस देखें तो अर्निंग्स मिले जुले लग रहे हैं। क्या व्यू रहेगा कल के लिए? जी, यहाँ पे अगर कल के व्यू की बात करें तो जो आज गिरावट आई है थोड़ी बहुत, वो थोड़ी फर्दर कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दूर है। सपोर्ट कैन कम इन 1700 के आसपास का सपोर्ट जो है वो रिलायबल है, नॉट बिफोर दैट। तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू नेगेटिव रहेगा, लेकिन मीडियम टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो काउंटर में स्ट्रेंथ है। ओके चलिए, तो ये मीडियम टर्म और नियर टर्म के हिसाब से आउटलुक दिया है। टाटा पावर का भी चार्ट एक बार निकाल लीजिए रचना आप। यहाँ भी अर्निंग्स का इम्पैक्ट कल के सेशन में दिखाई देगा, क्योंकि अगर आंकड़े दिखाए तो कंसोलिडेटेड मुनाफा 391 करोड़ से बढ़कर 794 करोड़ रहा है। आय भी 10,132 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ के आसपास आई है। एबिटा हालांकि कंपनी का कम हुआ है, 2345 करोड़ से घटकर 1683 करोड़, और एबिटा मार्जिन भी 23.1% से घटकर सीधे 11.6% के आसपास आए हैं। तो एक बार टाटा पावर का भी चार्ट देखकर बताइए क्या व्यू रहेगा कल के लिए? जी, टाटा पावर की अगर कल की बात करें तो ये किसी भी कंडीशन में अगर 232 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी वापस से लौटेगी, जो इस काउंटर को 250 की तरफ और फिर उसके बाद 265 की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन जब तक ये 232 के नीचे रहेगा तब तक थोड़ा फर्दर करेक्शन आने की संभावना है, जो इस काउंटर को 210 और 200 के तरफ लेके जा सकती है। तो 232 को एक थ्रेशोल्ड मान के चले, उसके नीचे शॉर्ट टर्म वालों को शॉर्ट रहना चाहिए, और 232 के ऊपर पॉजिटिविटी दोबारा लौट सकती है। ओके ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है टाटा पावर पर लेवल्स के हिसाब से। और इस बीच आपको बता दें आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने FY23 में भारत का ग्रोथ अनुमान 0.8% से घटाकर 7.4% किया है, जबकि FY24 में 6.1% ग्रोथ रहने का अनुमान दिया है। और आईएमएफ ने आरबीआई पॉलिसी में सख्ती की वजह से भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया है।
और दुनिया भर में मंदी की आशंका भी आईएमएफ ने जताई है। और आईएमएफ के मुताबिक अप्रैल के बाद से ग्लोबल हालात खराब हुए हैं और आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान भी घटा दिया है। 2022 में ग्लोबल ग्रोथ अनुमान 0.4% घटाकर 3.2% कर दिया है, जबकि 2023 में 2.9% रहने का अनुमान है। तो ये आईएमएफ की ओर से ग्रोथ के आंकड़े, एक्सपेक्टेड आंकड़े, और हमने देखा ही है मार्केट में भी, हमने ग्लोबली इम्पैक्ट देखा ही है रिसेशन की चिंताओं के बीच में, हाई इन्फ्लेशन की चिंताओं के बीच में। लेकिन चलिए अब बिना देरी किए सवालों करते हैं शामिल। हर कोई जानना चाहता है जब मार्केट में माहौल इस तरीके का हो तो अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को लेकर करना क्या चाहिए। उसी कड़ी में पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। महिपाल रावत दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। महिपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैंने जोमेटो का शेयर लिया मैम, 200 शेयर है मेरे पास। तो मैंने 53 में लिया था मैम। उसके बाद तो एवरेज किया तो वो गिरा, तो मैम मैंने फिर वो 50 के एवरेज पे हो गया मैम। 100 लिए मैंने उसको 100, तो 10,150 रुपए का इन्वेस्ट मैम। आगे क्या करना चाहिए? जोमेटो इन्होंने 50 रुपए पर एवरेज करते करते 50 रुपए का भाव है। हालांकि बस एक ही रिलीफ दिख रही है मुझे रचना यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट इनकी ज्यादा नहीं है, 10,000 के आसपास ही है। ऑलरेडी 9 रुपए नीचे इनके भाव से क्या करे? जी आपकी बात बिल्कुल सही है। इनका छोटा अमाउंट है जो इन्वेस्टेड है, इसीलिए फिकर थोड़ी कंट्रोल में रह सकती है। अदरवाइज टोटली फिकर वाली बात है। यहाँ पे मैं निकालने के लिए कोई भी सपोर्ट निकाल के दे सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे कोई रिलायबल सपोर्ट नहीं बन रहा नजदीक में, और जैसी मूवमेंट पिछले 2 दिन में हमने देखी है, ऐसी ही मूवमेंट अगर आने वाले 2-3 दिन अगर हम देख ले, एटलीस्ट 2 डेज, तो दैट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग। तो उनको अपने हिसाब से तय करना पड़ेगा कि उनको अपना लॉसेस कट करने हैं कि क्या करना है। बट ये फॉल रुकने का कोई इरादा हो इसका ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 डेज कुड बी इक्वली डिफिकल्ट जितने पास्ट 2 डेज डिफिकल्ट रहे हैं इस काउंटर के लिए। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। शैलेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक टाटा पावर्स के हैं 500 शेयर 209 के भाव से, और हिंडाल्को है मेरे पास 800 शेयर 376 के भाव से। तो मैं इसको अभी 1-2 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो टाटा पावर तो इनके भाव से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 209 की खरीदारी है। हिंडाल्को में भी इन्होंने बताई अपनी पोजीशन। हिंडाल्को में आपका बाइंग प्राइस क्या है, एक बार फिर से बताइए प्लीज। 376। तो बताइए रचना, क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर, हिंडाल्को और टाटा पावर? जी हिंडाल्को की जहां तक बात है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो अपस्विंग बना है वो और कंटिन्यू होने के चांसेस है। और अगर मार्केट थोड़ी सी भी कहीं पे संभलेगी, जिन दिनों में कुछ पॉजिटिविटी रहेगी, तो यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ सकती है जो हिंडाल्को को 400-410 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे इनको अपना एसएल जो है वो एंट्री के करीब ही ले लेना चाहिए, सो दैट रिस्क एक बारी को निकल जाता है और फिर वो अगर पॉजिटिव चलता है स्टॉक तो उसको राइड कर पाएंगे टुवर्ड्स 410 और 420। एंड जहां तक टाटा पावर की बात है, उनका 1 महीने जितना ही नजरिया है। तो यहाँ पे फिलहाल जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी, एक डाउन स्विंग बन सकता है। जब तक ये 232 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फर्दर कंटिन्यूएशन के चांसेस कम रहेंगे, स्पेशली बिकॉज ओवरऑल मार्केट थोड़ा डाउन स्विंग में जाता हुआ कुछ दिनों के लिए नजर आ रहा है। इसलिए अगर ये 232 के ऊपर निकल गया, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से फर्दर कंटिन्यूएशन इसको 243 एंड 256 की तरफ लेके जा सकता है। नेवरदलेस इनका 210 के आसपास का बाइंग है, तो इनको अपना एसएल जो है 220 के आसपास ले लेना चाहिए, ट्रेल कर लेना चाहिए। ठीक है, शेखर है हमारे साथ। अब शेखर गायकवाड़ पुणे से। शेखर जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैडम गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैंने विप्रो के 648 शेयर ये किए, लेकिन 550 मेरा बाइंग प्राइस था। जब हाई रेट थे तब मैंने लिया था, बिफोर 3 मंथ्स बैक। लेकिन अभी उसका डाउन ये करते करते एवरेज करते करते मेरा 444 एवरेज हो गया मैम। और आज टुडे का रेट था 4,405। तो क्या रखे, क्या छोड़ दे इसको? तो ये बताइए
तो एवरेज करते करते ये भाव तो अपना नीचे ले आए हैं, लेकिन आईटी की क्योंकि हालत खस्ता है और इसीलिए आईटी में लगातार हम प्रॉफिट टेकिंग देख भी रहे हैं, तो यही कारण है कि ये नुकसान में है। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इन्हें विप्रो में निकाल दें या रखें? जी फ्रैंकली स्पीकिंग आईटी का पूरा सेक्टर चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो, मीडियम टर्म के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा और सभी जगह पे नेगेटिविटी है सारे नामों में। और जहां तक विप्रो की बात है तो यहाँ पे 370 के आसपास पहला सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। अगर 370 होल्ड कर गया देन देयर कुड बी सम होप्स कि एक दोबारा अपस्विंग बने इस पे जो इनको अपने बाइंग प्राइस के नजदीक लेके जाए। बट अगर वो भी निकल गया देन देयर इज फर्दर प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इनको फर्दर लॉसेस को टॉलरेट करने से अच्छा है, अभी इतने दूर नहीं है अपने एंट्री से, एक बार इनको बुक आउट कर लेना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेनी होगी तो इन्हीं काउंटर्स में भी लेनी होगी तो आगे जाके मिलेगी। ओके ठीक है, जिग्नेश से बातचीत करते हैं और गुजरात से हमारे साथ ये फोन लाइन पर है। जिग्नेश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ मैडम, मेरा EIS होटल का 200 शेयर है, 157 की खरीदी है मेरी, और उसका आगे टारगेट कितना होगा? 157। हाँ 200 शेयर है। ओके, तो आपके हाल फिलहाल की खरीदारी दिख रही है ये? ओके रचना, क्या सजेशन? EIH होटल स्टॉक्स में बाइंग थी लेकिन इनकी बाइंग 157 के उन्हीं लेवल्स के आसपास हुआ है क्लोज, क्या करना है अब? जी यहाँ पे पॉजिटिविटी है इन चार्ट्स पे और ये एक अपस्विंग में बना हुआ है और बहुत ही जल्दी ये इनके बाइंग प्राइस को क्रॉस करके क्लोजिंग भी देना चाहिए। ऊपर वाली साइड पे इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है करीब करीब 170 और उसके बाद फर्दर अगर ऊपर कंटिन्यू होगा तो 190 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट की इसको भी जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इनको अपना जो है एसएल करीब करीब 140 के आसपास मेंटेन कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए पोजीशन में, कंटिन्यू करना चाहिए। ओके ठीक है, जहीर है हमारे साथ अब लुधियाना से। जहीर गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैंने IEX का शेयर लिया था 213 की रेंज में, 680 क्वांटिटी है मेरे पास, तो मैम क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है, नुकसान तो है आपको लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो रचना बताएंगी सही है कि नहीं। रचना, IEX 213 की बाइंग है? जी सही बात है, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नजदीक में नहीं नजर आ रहा मुझे और यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है जो इस काउंटर को 140 और उसके नीचे भी लेके जा सकते हैं। इनको फर्दर अपना कैपिटल डिटोरिएट ना होने देना अगर हो तो इनको एक बारी को बुक आउट कर लेना चाहिए और दोबारा जब फ्रेश एंट्री का लेवल बनेगा तो वो करीब करीब 110 के आसपास बनेगा। अगर इसी काउंटर में इंटरेस्टेड है तो लोअर लेवल से 110 के आसपास नजर रखे, वहां पे अगर सपोर्ट लेके काउंटर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, जाना शुरू करे तो उस टाइम पे बेटर एंट्री बनेगी। ठीक है, अंकित है हमारे साथ नागपुर से। अंकित गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास में मैडम वेदांता है 171 के प्राइस पे 140 शेयर, तो मुझे 5 साल के पीरियड के लिए रखना है। उसके अलावा मेरे पास मुथूट फाइनेंस है 1175 रुपए में 21 शेयर, जो मुझे 5 साल के लिए रखना है। ये मुझे और एवरेज करना चाहिए क्या, ये बताइए। तो आपने सिर्फ मैं 2 स्टॉक्स पे राय कर लेती हूँ अंकित, 2 स्टॉक्स बताइए। वेदांता में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 171। और मुथूट फाइनेंस? 1175। ओके, 1175 की बाइंग मुथूट में, वेदांता में 170 के आसपास की बाइंग। बताइए क्या सजेशंस आपके? जी मुथूट फाइनेंस की बात हो रही है ना? जी मुथूट फाइनेंस और वेदांता। जी जहां तक मुथूट फाइनेंस की बात है तो ये काउंटर फिलहाल एक सपोर्ट पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, और थोड़ा सा माइनर इसने बेस भी बनाया है। तो यहाँ से अगर ये फर्दर ऊपर जाना शुरू करता है और अगर 1050 क्रॉस करता है तो यहाँ पे मोमेंटम में इंक्रीमेंट आने के चांसेस है। नेवरदलेस 1000 के आसपास यहाँ पे एसएल होना चाहिए और अगर ये नंबर टूट जाता है देन देयर कुड बी प्रॉब्लम। जब तक ये नंबर बना रहता है तब तक एक उम्मीद है कि यहाँ से एक अपस्विंग जनरेट हो सकता है। और दूसरा काउंटर कौन सा था? हिंदुस्तान जिंक, राइट? वेदांता।
वेदांता, सॉरी ओके, वेदांता की जहां तक बात है, ये काउंटर में भी एक अपस्विंग बना हुआ है एज ऑफ नाउ, और ये काउंटर में भी बने रहना चाहिए। करीब 218 के आसपास एसएल होना चाहिए पोजिशनली, और ऊपर वाली साइड पे ये पॉजिटिविटी जो अभी है वो अगर फर्दर डेवलप होती है तो ये काउंटर को 290 एंड 320 की तरफ लेके जा सकती है। ओके, अमित जैन हमारे साथ फोन लाइन पर है सोनीपत से। अमित जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। जी गुड इवनिंग मैम। मैम करूर वैश्य बैंक लिए है 600 शेयर 44 रुपए में, और ऊर्जा ग्लोबल 4700 शेयर 7 रुपए में। मैं होल्ड कर सकता हूँ 4-5 साल, इसमें क्या करना चाहिए? करूर वैश्य बैंक आपने 44 बताया, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल, ओके। तो रचना जी देखिए एक बार दोनों स्टॉक्स के चार्टर बताइए। ऊर्जा ग्लोबल 12 रुपए का स्टॉक है, करूर वैश्य बैंक में 44 की इनकी बाइंग है, क्या सजेशंस? जी पहले तो करूर वैश्य की अगर बात करें तो इनकी एंट्री से इनका बड़ा अच्छा फायदा हो रखा है ऑलरेडी, और इनको अपना पोजीशन कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे फर्दर ऊपर वाली साइड पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये काउंटर 65 तक जा सकता है। 65 के आसपास एक अच्छा बुकिंग लेवल है अगर ये इंटरेस्टेड है बुक करने में तो। एंड अगर उनको फिर भी होल्ड करना है तो एसएल को ट्रेल करके 52 के आसपास ले लेना चाहिए अगर पोजीशन कंटिन्यू करनी है तो। एंड 65 इज अ गुड लेवल टू एग्जिट आल्सो। जहां तक ऊर्जा ग्लोबल की बात है तो ये काउंटर तब अच्छा लगेगा जब ये 15 के ऊपर निकलेगा। एज ऑफ नाउ दिस इज ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस, लेकिन ऊपर जाने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। तो जब तक 15 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। एसएल अगर इनको रखना है एज ऑफ नाउ करंट प्राइस के हिसाब से एसएल जो आना चाहिए वो 11 पे आना चाहिए। अगर 11 का नंबर भी टूटता हुआ दिखाई दे देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो ऊर्जा ग्लोबल पर ये राय है 15 के ऊपर निकलेगा टिकेगा तो ही इस पर व्यू पॉजिटिव होगा। चलिए एक और कॉलर से बात करेंगे, संदीप है मासा चंडीगढ़ से। गुड इवनिंग संदीप, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग, मेरे पास जुबिलेंट फार्मानोवा के 350 शेयर्स है एट अ बाइंग प्राइस ऑफ 754। ओके ओके, होराइजन क्या है आपका? 754। ठीक है, 754 की बाइंग है, 356 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन है आपका इस स्टॉक पर रचना जी? इनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था और अननेसेसरीली पेन टॉलरेट करा है। नेवरदलेस अब जहां पे है वहां पे भी कोई सपोर्ट मैं नहीं कहूंगी कि बहुत नजदीक है। सपोर्ट जो इसका सबसे पहला बनता है वो 230 के आसपास बनता है, विच इज मच लोअर फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो हियर आल्सो तो उनके ऊपर है, उनको अगर फर्दर होल्ड करना है तो उनकी चॉइस है, लेकिन सपोर्ट नजदीक में नहीं है और ट्रेंड इसका डाउन है। कोई रिवर्सल के साइन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। 230 के आसपास अगर ये होल्ड करेगा तो और तब वहां से शायद ये सपोर्ट ले, उससे पहले कोई साइन नहीं मिल रहा। ओके ठीक है, चलिए ये सजेशन है आपके लिए जुबिलेंट फार्मोवा पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी में जीनियस। अच्छा, शेयर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज
जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 2-3 महीनों में वो क्या प्रोवोकेशन है कि अचानक से इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग होने लगी। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का, या मामले में गंभीरता है और उसकी जांच होने देना चाहिए। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। Presenting Veto Fans. Veto since 1967. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन डे लो से एक शानदार रिकवरी के बाद डे हाई की तरफ मार्केट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। 3800 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी और हमें लगता है कि 140 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3800 रुपए के टारगेट्स के लिए 3480 का दूसरा टारगेट रहेगा। करीब करीब 3330 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं सिग्नेचर ग्लोबल, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, कैप्टन DMT का वादा, मजबूती सबसे ज्यादा, और SBI प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन सिर्फ 4 क्लिक में। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अच्छा बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? अगर मैं पक्षियों पर वीडियो बनाना चाहूँ तो रिसर्च एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है? मोर Tech questions? क्रोमा पर एक्सपर्ट से पूछो। बैक टू स्कूल न्यू सीजन। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले जाते हैं ट्विटर पर। अंजलि जैन एक सवाल भेज रही है, बंधन बैंक पर सवाल है इनका। रचना जी 260 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म का। जी अगर शॉर्ट टर्म के लिए बंधन बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ नहीं नजर आ रही। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी जो पहला सपोर्ट बनता है वो करीब करीब 260 के आसपास बनता है, और वहां से भी वो टर्न करेगा कि नहीं उसके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी डाउन स्विंग पे है। अगर वो शॉर्ट करना चाहते हैं तो अलग बात है, बाकी पॉजिटिविटी के लिए या बुलिश कॉल के लिए यहाँ पे मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। अनुपमा सिंह एक सवाल भेज रही है JNFC पर 710 इनका बाइंग प्राइस है, शेयर्स हैं 400 और होराइजन है 1 ईयर का। जी JNFC की जहां तक बात है और 1 ईयर के होराइजन के लिए अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिविटी के चांसेस है। ये काउंटर में एक अच्छा सपोर्ट बनता है करीब करीब 590 के आसपास। अगर वहां पे सपोर्ट रख के वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग किया जाए इस काउंटर को तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट 720, उसके बाद 780 एंड इवन 800 क्रॉस करने की इस काउंटर के ओवर 1 ईयर पीरियड चांसेस पूरे हैं। ओके एक सवाल भेज रहे हैं विशाल पंजाब से, L&T टेक 50 शेयर्स है, 3592 इनका बाइंग प्राइस है। जी L&T टेक की LTTS की जहां तक बात है तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ IT एंड IT ओवरऑल बेसिकली डाउन सेक्टर में है करंटली, तो इसीलिए ये यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है। नेवरदलेस अगर उनका होराइजन लॉन्गर टर्म का है तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है 2500 के आसपास, जो विच इज क्वाइट लो फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन ये पूरा सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर ये 2500 होल्ड करेगा देन देयर इज अ चांस कि वहां से एक अपस्विंग जनरेट करेगा, तब तक यहाँ पे नेगेटिविटी बनी रहेगी। ओके चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपको L&T टेक पे मिला है। फटाफट से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये सवाल ले लेते हैं। पराग ने भेजा है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर सवाल है, 1413 की बाइंग है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है इनका। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज अगर इसका चार्ट आप निकाल सकें रचना तो बताइए क्या सजेशंस रहेंगे। जी किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है ये काउंटर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर ये काउंटर 1450 के ऊपर निकलेगा तब कहीं जाके एक अपस्विंग की उम्मीद बनाई जा सकती है। तब तक ये काउंटर कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में रहना कंटिन्यू करेगा। विद इन द कंसोलिडेशन रेंज ये 1300 से 1550 के आसपास में रोटेट करता रहेगा। ऊपर वाली बाउंड्री की इसकी 1550 के आसपास रहेगी और डाउन साइड का सपोर्ट 1300 का बनेगा। कंसोलिडेशन से ज्यादा फर्दर इसमें एज ऑफ नाउ कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा। ओके ठीक है,
चलिए, तो ये सजेशन आपको मिला है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर, और 1374 पर इसकी हुई है आज क्लोजिंग। चलिए, इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया रचना आपका आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी, आई डू नॉट होल्ड एनी ऑफ दीस स्टॉक्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।